ये जो है मॉक टेस्ट आपका रहा, ठीक है। पीएचडी पैट का जो इस बार एग्जाम होने वाला है 31 तारीख को एलएनएमयू का, ये आपका मॉक टेस्ट है। और इस पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, ठीक है। और एक्यू का भी जो एग्जाम होने वाला है पीएचडी पैट का, उसके लिए भी जो है इम्पोर्टेंट ये जो है सीज आप लोग के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं पीआईक्यू, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएगा। और ये क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही डिजाइन किया गया है। और आप एग्जाम जब देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहा है कहीं न कहीं पढ़ा हुआ है। और प्रॉपर अगर आप फॉलो करना है तो आपको 50 क्वेश्चन एग्जाम में आना है पेपर 1 से, ठीक है। ये पेपर 1 आपका हुआ तो 50 क्वेश्चन आना है। इसमें 35 से 40 क्वेश्चन आप करेंगे सही। जो प्रॉपर लेक्चर देखे हैं, प्रॉपर बने हुए हैं, उनके लिए है। जो आप प्रॉपर फॉलो किए हैं उनका इस बार का एग्जाम 100% है कि क्वालिफाई होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। Which of the following is most essential characteristic of experimental research? देखिए आखिर होता क्या है ये। तो यहाँ जो आपको लिखा है कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। अब कॉज एंड इफेक्ट से भी समझ लेंगे कि आपको बोल रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, ठीक है। ये की पॉइंट हुआ जिसे आप ध्यान रखेंगे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान की सबसे आवश्यक विशेषता है। यानी कि जो लैब वर्क होता है उसका सबसे आवश्यक विशेषता क्या है। देखिए इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन विदाउट कंट्रोल, जी नहीं, विदाउट कंट्रोल का ऑब्जर्वेशन नहीं होता। मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल सही है। जो मैनिपुलेशन होता है किसमें होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है। एंड कंट्रोल ओवर एक्सटेनियस वेरिएबल, और बाहरी को कंट्रोल करना होता है। जैसे कि अगर बाहरी चर कोई आ गया तो रिसर्च का डाटा क्या होता है, खराब हो जाता है। जो आपका एक्चुअल डाटा आ रहा है वो भी नहीं आ पाता है। तो स्वतंत्र चर का हेरफेर तथा बाहरी चरों पर नियंत्रण ही जो होता है सबसे आवश्यक होता है प्रायोगिक अनुसंधान का, ठीक है। क्यों होगा उसका देखते हैं। एक्चुअली जो आपका है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है एम्स टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो है सो दिखाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। फॉर दिस द रिसर्चर्स डेलिबरेटली मैनिपुलेशन भी होता है। इंडिपेंडेंट मैनिपुलेशन जब भी होगा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कंट्रोल अदर एक्सटेनियस वेरिएबल, जो बाहरी वेरिएबल होता है उसे कंट्रोल करना होता है, ठीक है। यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान जो है में कारण कार्य संबंध स्थापित किया जाता है। क्या कारण है, क्या कार्य है, इससे स्थापित किया जाता है। इसके लिए शोधकर्ता स्वतंत्र चर में जानबूझकर परिवर्तन करता है। जो भी परिवर्तन है स्वतंत्र चर में किया जाता है, अन्य बाहरी चरों को नियंत्रित करता है। यही इसकी मूलभूत जो विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक्शन रिसर्च इज मेनली कंडक्टेड टू, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान मुख्यतः किया जाता है। जो एक्शन रिसर्च होता है उसमें मुख्य क्या होता है, तो डेवलप यूनिवर्सल लॉ, जी नहीं, यूनिवर्सल लॉ डेवलप नहीं होता है। सॉल्व इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही है। तत्काल व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए जो है आपका एक्शन रिसर्च एप्लीकेबल होता है। अगर तत्काल, इम्प्रूवमेंट, इसका 2 कीवर्ड होता है जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल करेगा। और अगर एक्शन रिसर्च आ रहा है तो जहां भी आपको इम्प्रूवमेंट लिखा दिखे, ठीक है, इम्प्रूवमेंट लिखा दिखेगा तो डायरेक्ट आप एक्शन रिसर्च की ओर हिट करेंगे। या आपको इमीडिएट लिखा दिखे, ठीक है, इमीडिएट भी लिखा दिखे तो आप एक्शन रिसर्च की ओर हिट करेंगे और आपका वहाँ पर टाइम का बचत होगा। इसलिए हमने यहाँ पे जो 2 कीवर्ड्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इससे पहले बताए थे रीजनिंग के लिए 2 है, डीजीपी है और एक आईपीजी है, ठीक है। डीजीपी क्या होता है, आईपीजी क्या होता है, पहले देख लेते हैं। डीजीपी क्या होता है, डी फॉर डिडक्टिव होता है, यानी कि जी फॉर जनरल, पी से पार्टिकुलर। अगर डिडक्टिव रीजनिंग होता तो जनरल से पार्टिकुलर होगा। आई फॉर क्या होता है, इंडक्टिव होता है। और पी फॉर पार्टिकुलर टू जनरल, यानी कि इंडक्टिव होगा तो पार्टिकुलर टू जनरल होगा रीजनिंग। ये जो है आपका एक शॉर्ट ट्रिक रहा जो एग्जाम में टाइम का बचत करेगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक।
आते हैं क्यों ऐसा हुआ। तो एक्शन रिसर्च जो होता है इस प्रॉब्लम ओरिएंटेड, यानी कि जो भी समस्याएं क्रिएट होता है ना वो सब एक्शन रिसर्च में होता है। एंड प्रैक्टिशनर सेंटर्ड भी होता है ये। टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स कंडक्ट इट टू इम्प्रूव, यहाँ इम्प्रूव का बात आता है कि इसे इम्प्रूव करा जाए देयर ओन प्रैक्टिस से, ठीक ना। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है समस्या केंद्रित तथा व्यवहार कर्ता पर केंद्रित होता है। शिक्षक या प्रशासक जो भी है इसे अपनी कार्य प्रणाली सुधारने हेतु करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अप्लाइड रिसर्च डिफर्स फ्रॉम बेसिक रिसर्च बिकॉज इट, अनुप्रयुक्त अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। क्यों भिन्न है इस चीज को बताया जाए तो देखिए अप्लाइड रिसर्च जो डिफर होता है बेसिक रिसर्च से, उसका मुख्य कारण क्या है, सिक्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। एक्चुअली वास्तविक जीवन की समस्याओं के व्यवहारिक समाधान खोजता है, यही जो होता है अप्लाइड रिसर्च से बेसिक रिसर्च थोड़ा सा अलग होता है। अब आप मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अगर आता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, जैसा का तैसा जो लिखा हुआ है एज इट इज, अगर एज जो जैसा लिखा है वैसा होगा तो एज इट इज हो जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, ठीक। अप्लाइड रिसर्च फोकस ऑन सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, ये जो भी होता है ये सब अप्लाइड रिसर्च में होता है। वाइल बेसिक रिसर्च जो होता है थ्योरी बिल्डिंग, सिर्फ थ्योरी का अगर डेवलप होता है तो बेसिक रिसर्च में होता है, जबकि कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो अप्लाइड रिसर्च में होता है। यहाँ क्लियर हो गया होगा। यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उद्देश्य वैज्ञानिक विधियों द्वारा वास्तविक समस्याओं का समाधान करना होता है, जबकि मौलिक अनुसंधान सिद्धांत निर्माण पर केंद्रित होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या है हाइपोथेसिस, क्या होता है हाइपोथेसिस, मतलब क्या होता है, एक टेंटेटिव आइडिया होता है, ठीक है, टेंटेटिव होता है। ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो हाइपोथेसिस है एक ही बार जो बना तो कंटिन्यू, ये चेंजेबल होता है, प्रूव हो भी सकता है प्रूव नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक टेंटेटिव एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है हाइपोथेसिस। एक अस्थायी और परीक्षण योग्य जो कथन होता है वही क्या होता है आपका हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। यानी कि ये हाइपोथेसिस इज प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट, यह जो है प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट है दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू द एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशंस, इट गाइडेड द डायरेक्शन ऑफ रिसर्च, जो कि रिसर्च की ओर ये गाइडेंस क्रिएट करता है। यानी कि परिकल्पना एक ऐसा अनुमानात्मक कथन है जिसे अनुभवजन्य जांच द्वारा परखा जा सकता है, यानी कि उससे जांच परख कर सकते हैं। यह शोध की दिशा निर्धारित करती है कि शोध किस दिशा में जा रही है, यह निर्धारित करा जाता है किससे, हाइपोथेसिस से। उसी से पता चलता है कि शोध किस ओर जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ए थीसिस इज प्राइमरीली, थीसिस शोध प्रबंध मुख्यतः होता है, यानी कि थीसिस शोध जो है मुख्यतः क्या होता है, इस बताइए कि क्या होता है ये। तो कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड, नहीं ऐसा नहीं है कि असंगठित विचारों का संग्रह होता है, ये थोड़ी थीसिस होता है। ये पर्सनल डायरी, ये भी नहीं होता है। ये समरी ऑफ टेक्स्ट बुक, ये थोड़ी है कि पूरा टेक्स्ट बुक का एक समरी उतार दीजिए और थीसिस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये सिस्टमेटिक रिटेन रिपोर्ट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च, यानी कि जो आप रिसर्च करते हैं, जो ओरिजिनल डाटा को आप रिपोर्टिंग करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, थीसिस बोलते हैं, ठीक है। और उसमें जो प्रस्तुति होता है आपका खुद का डाटा होता है, ठीक ना। यानी कि मौलिक अनुसंधान की व्यवस्थित लिखित प्रस्तुति जो होता है यही क्या है, थीसिस होता है, ठीक है। यानी कि ए थीसिस रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल रिसर्च वर्क, क्या करता है भाई, ओरिजिनल रिसर्च वर्क को वो दिखाता है, कैरीड आउट बाय स्कॉलर, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग उसे प्रेजेंट करा जाता है, वो थीसिस होता है। यानी कि थीसिस शोधार्थी द्वारा किए गए मौलिक अनुसंधान की व्यवस्थित और नियत प्रारूप में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या है, इन ए कंप्यूटर
ए किलोबाइट इज इक्वल टू, एक कंप्यूटर में 1 किलोबाइट के बराबर होता है, क्या होता है, मतलब कोई कंप्यूटर है 1 किलोबाइट के बराबर क्या होगा। तो देखिए 1 किलोबाइट 100 बाइट तो होता नहीं है, 512 होता नहीं है, तो 1024 बाइट होता है। ठीक है, 1 किलोबाइट बराबर क्या होगा, 1024 बाइट होता है, इसे ध्यान रखेंगे। यानी कि इन कंप्यूटर मेमोरी द बेसिक यूनिट इज ए बीट, बीट जो होता है एक बेसिक यूनिट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। 8 बीट मेक 1 बाइट, अगर 8 बीट होगा तो 1 बाइट हो जाएगा। उन्हें प्राइमरी सिस्टम डाटा यूनिट्स इंक्रीजेस इन पावर 2, यानी कि दो पावर जो है वो बढ़ता है, इसलिए जो है सो यहाँ पे 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 2 पर पावर क्या है, हाँ देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, जो है 2 पर पावर जो है 10 है। ठीक है, क्या है यहाँ पर आपका 2 पर पावर 10 हो गया, तो 1024 हुआ ना, 1024 बाइट हो जाएगा, 2 पर पावर 10 करेंगे तो ये 1024 बाइट हो जाएगा, 1000 नहीं होता है। ठीक, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी इकाई बिट होती है, पता है, सबसे छोटी इकाई जो है कंप्यूटर मेमोरी में क्या होती है, बिट होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। और 8 बिट मिलकर एक बाइट बनते हैं, 8 बिट मिलाकर के एक बाइट बनता है। और कंप्यूटर क्या होता है, द्विधारी बाइनरी प्रणाली पर आधारित होता है, इसलिए इसकी इकाई 2 घात बढ़ती है। इस कारण 1 किलो बाइट बराबर 2 पावर 10 होता है, 1024 होगा। एक चीज और, आप लोग बाइनरी जो है, बाइनरी वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर कह देगा मान लीजिए 44 का बाइनरी निकालिए तो 2 से डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। यदि मान लीजिए कहता है कि 110 का बाइनरी निकाले तो आप 2 से करके बाइनरी निकाल लेंगे, क्योंकि बाइनरी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे जो इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। ठीक, चलिए बाइट होता ना कि 1000 नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, जो सबसे छोटी इकाई है उसको बताइए। तो सबसे छोटी इकाई क्या होता है, बिट होता है। ठीक, क्या होता है, सबसे छोटी इकाई डाटा में बिट होता है, यानी कि ए बिट बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। बिट जो होता है क्या होता है, एक सबसे छोटा यूनिट होता है ऑफ इंफॉर्मेशंस इन ए कंप्यूटर एंड कैन हैव ओनली 2 वैल्यू 0 और 1, यह वैल्यूज होता है। ऑल डाटा सच एज नंबर्स के फॉर्म में होता है, कैरेक्टर्स हो गया, इमेज हो गया एंड साउंड आर अल्टीमेटली, इस चीज को यहाँ पे जो है सो शो करता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होता है। यानी कि बिट जो होता है एक्चुअली बाइनरी डिजिट क्या होता है, 2 होता है। कंप्यूटर में सूचना की सबसे छोटी इकाई जो है बिट होती है, ये आप लोग जानिए कि बिट जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। इसमें केवल जो है 2 मान होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर ऐसे भी 2 ही भाषा को समझता है, कुछ समझता ही नहीं है, 0 और 1 को ही कंप्यूटर समझता है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ भी नहीं आता, यानी कि यही भाषा को समझता है। सभी प्रकार का डेटा जैसे संख्या हुआ, अक्षर हुआ, चित्र हुआ और ध्वनि अंततः बिट्स के रूप में ही संग्रहित और संसाधित किया जाता है, जो कि बिट्स के रूप में ही डाटा अवेलेबल रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इन सोशल रिसर्च, जो सामाजिक रिसर्च होता है, सोशल साइंस रिसर्च भी होता है। इन सोशल साइंस रिसर्च ये पायलट स्टडी इज मेनली कंडक्टेड टू, मतलब कि सामाजिक शोध में मार्गदर्शी पायलट अध्ययन मुख्यतः किया जाता है। तो किसमें यह अध्ययन किया जाएगा, तो फाइनलाइज द थ्योरी, जी नहीं, टेस्ट टूल्स एंड फिजिबिलिटी ऑफ द मेन स्टडी, बिल्कुल सही है। मुख्य अध्ययन की व्यवहारिकता और उपकरणों की जांच के लिए जो होता है वही सोशल साइंस रिसर्च को जो है शो करता है। ठीक, एक पायलट स्टडी को यही जो है शो करता है। चलिए क्यों करता है, ये पायलट स्टडी इज स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, क्या है ये, छोटा स्केल पे जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, कंडक्टेड बिफोर द मेन रिसर्च। इट हेल्प्स इन
टेस्टिंग, रिसर्च टूल्स, मेथड्स एंड फिजिबिलिटी, ये सब जो है हेल्प करता है। यानी कि पायलट अध्ययन जो है मुख्य शोध से पहले किया जाने वाला लघु अध्ययन होता है, जिससे शोध उपकरणों, विधियों तथा अध्ययन की व्यवहारिकता से जांच की जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन सोशल साइंस रिसर्च, मतलब कि ये तो इम्पोर्टेंट होता ही है कि रिव्यू ऑफ जो लिटरेचर होता है क्या है इन सोशल साइंस रिसर्च हेल्प टू द रिसर्चर्स टू, किस टाइप से रिसर्चर का हेल्प किया जाता है इससे, यानी कि सामाजिक शोध में साहित्य समीक्षा शोधकर्ता की सहायता करती है, तो किस रूप में जो है शोधकर्ता को यहाँ सहायता मिलता है। तो क्या है? अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, बिल्कुल सही है। अनुसंधान की पुनरावृत्ति से बचना है, यानी कि जो हो गया है उसको दोबारा नहीं करना है, अलग करना है, बिल्कुल सही है। फ्रेम रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली, यानी कि शोध समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में, जो समस्या है रिसर्च में उस समस्या को स्पष्ट रूप से शोध करना, दिखाना, ये क्या होता है? एक सोशल साइंस रिसर्च को हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, आखिर रिसर्च में गैप क्या है? कोई मान लीजिए पेपर लिखा है, उसने पेपर में क्या काम छूटा हुआ है, इस चीज को ढूंढना ही क्या होता है? रिसर्च गैप होता है, जो कि सोशल साइंस रिसर्च में होता है। यानी कि शोध अंतराल रिसर्च गैप को पहचानने में, यानी कि ए बी सी तीनों सही है, इसलिए आपका जो यहाँ पर है डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू जो होता है इनावस द रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज ऑलरेडी बीन स्टडी, अवॉइड रिपीटेशन को छोड़ना होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई गैप्स, गैप जो होता है उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या छूटा हुआ है उसमें। एंड फ्रेम द प्रॉब्लम प्रॉपरली, यानी कि साहित्य समीक्षा हुआ से शोधकर्ता को यह ज्ञात होता है कि पूर्व में किया गया कार्य, ठीक है, जो पूर्व में क्या कार्य हुआ है, अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके, यानी कि जो हो चुका है उस चीज से बचा जा सके, शोध अंतराल पहचाना जा सके तथा समस्या का स्पष्ट निर्धारण किया जा सके, यही जो होता है एक्चुअली सामाजिक यानी सोशल साइंस रिसर्च होता है, जो कि फोकस करना होता है। ठीक, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्या आप कह रहा है? इन सोशल साइंस सोशल रिसर्च अप्रोचिंग द प्रॉब्लम विथ एन ओपन एंड माइंड मीन्स, मतलब कि सामाजिक शोध में खुले दिमाग से समस्या का अध्ययन करने का अर्थ क्या है? जो खुले दिमाग से अध्ययन करा जाता है उसका अर्थ क्या है? तो बीइंग फ्री फ्रॉम वाइस एंड प्री कंसीव्ड नोशंस, बिल्कुल सही है। देखिए रिसर्च में क्या होता है, वाइसनेस नहीं होना चाहिए। परंतु नंबर एक चीज होता है कि ये नहीं कि जान पहचान का है तो उसमें नाम दे दिए, कुछ कर दिए, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी कि पूर्वाग्रह और पूर्व धारणाओं से मुक्त होना चाहिए, यानी कि पूरा फेयर होना चाहिए। रिसर्च क्या होता है? पूरा फेयर होना चाहिए, ना कि इसमें किसी तरह का वाइसनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जान पहचान का जो मैटर होता है ये नहीं होना चाहिए, पूरा फेयर जो होता है यही एक रिसर्च का प्रोसेस होता है। ठीक, तो एन ओपन माइंड इन सोशल साइंस रिसर्च एम्प्लाइज ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी तो रिसर्च में होना ही चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी हो गया, उसका न्यूट्रलिटी होता है, एंड फ्रीडम फ्रॉम वाइसनेस, वाइसनेस से अलग होना चाहिए, अलाउइंग द फैक्ट्स टू गाइड कंक्लूजन्स रेदर देन द पर्सनल बिलीफ्स, यानी कि पर्सनल बिलीफ्स को वहाँ पे छोड़ करके होना चाहिए। ठीक है, यानी पर्सनल बिलीफ मतलब ये होता है कि अपने जान पहचान वालों से भी अलग होना चाहिए। रिसर्च उससे अलग सेक्टर का आपका होता है। ठीक है, यानी कि सामाजिक शोध में खुले दिमाग का अर्थ है कि निष्पक्षता रखना, किसी के पक्ष में बात नहीं करना, तटस्थता, जो न्यूट्रल है एकदम तटस्थ रहना, ये नहीं कि कुछ ये है उधर चले गए इधर आ गए, नहीं, जो न्यूट्रलिटी है उसको बनाए रखना होता है, तथा पूर्वाग्रह से मुक्त रहना, जो भी पूर्वाग्रह है पहले वाला चीज से मुक्त रहना, ताकि निष्कर्ष व्यक्तिगत विश्वासों पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित हो। जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उस पर निष्कर्ष निकलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
in terms of total CO2 emission from a country which sequence is correct, यानी कि किसी देश से कुल CO2 के उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम कौन सा है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है उस मामला में सबसे आगे कौन है, सबसे कम कौन है, यहाँ सीक्वेंस पूछ रहा है। देखिए अभी जो पोल्यूशन के मामला में सबसे आगे है वो चाइना है। कौन है सबसे आगे? चाइना है, फिर अमेरिका है, फिर इंडिया है और फिर रसिया है। इस तरह से जो है अभी पोल्यूशन का क्रम चल रहा है, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट ग्लोबल डाटा के अकॉर्डिंग चाइना इज द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ CO2, सबसे ज्यादा इमिट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का चाइना कर रहा है, फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद यूएस इसको फॉलो कर रहा है, फिर इंडिया का बारी है, इंडिया भी है जो कि देखिए डेवलपिंग कंट्री इंडिया है तो पोल्यूशन तो होगा ही, एंड देन रशिया, रशिया का नंबर आता है इन टर्म्स टोटल इमिशंस, जितना भी इंडस्ट्रीज लगेंगे तो पोल्यूशन आउट होगा। चाइना लेकिन फर्स्ट पे है पोल्यूशन के मामला में, चाइना प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट CO2 इमिशन, कम नहीं है चाइना, जो सबसे ज्यादा CO2 इमिशन चाइना ही कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अमेरिका है सेकेंड पे, इंडिया थर्ड पे है और रसिया जो है फोर्थ पे है पोल्यूशन के मामले में। हाल के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार कुल CO2 उत्सर्जन के मामले में चीन सबसे ऊपर है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, फिर भारत और फिर रूस आता है। ये जो है पोल्यूशन एमिशन का जो है केवल कितना कंट्री कर रहा है इस चीज को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है which country currently emits the most CO2 annually, मतलब कि वर्तमान में वार्षिक CO2 उत्सर्जन सबसे अधिक किस देश में होता है। जो अभी CO2 का उत्सर्जन हो रहा है सबसे अधिक किस देश में होता है, अभी आपको हम थ्योरी इसका बता दिए हैं तो डायरेक्ट आंसर हिट कीजिए। चाइना जो है सबसे ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को पॉल्यूट कर रहा है, निकाल रहा है बाहर, यानी कि चाइना लीड्स टू वर्ल्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर CO2 बहुत ज्यादा कर रहा है ईयर देन एनी अदर कंट्री टोटल इमिशंस, ठीक। यानी कि चीन जो है वार्षिक CO2 उत्सर्जन के मामले में दुनिया में सबसे आगे चल रहा है, आगे है, और किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक CO2 उत्सर्जित जो है करता है चीन, ठीक। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं, इंडिया रैंक्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल CO2 इमिशंस, कुल CO2 उत्सर्जन के संदर्भ में भारत के विश्व में रैंक क्या है। रैंक पूछा जा रहा है कि रैंक क्या है, तो थर्ड रैंक है। कितना है? टोटल थर्ड रैंक है पोल्यूशन के मामले में इंडिया का, ठीक। यानी कि रिसेंट एस्टिमेट प्लेस इंडिया एज द थर्ड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ CO2 का तीसरा इमिटर जो है इंडिया है, अब उसके बाद चाइना, आफ्टर चाइना एंड यूएसए उससे पहले है। यानी कि हाल के अनुमानों के अनुसार भारत कुल CO2 उत्सर्जन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, जो केवल चीन और अमेरिका से पीछे है, ठीक है। चीन अमेरिका से क्या है? पीछे है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, among the following which country has the lowest total CO2 emission, निम्न में से किस देश का कुल CO2 उत्सर्जन सबसे कम है। यानी कि जो देश दिया हुआ है इस देश में CO2 का उत्सर्जन सबसे कम किसका है, तो रसिया का है। क्या है? रूस का जो है सबसे कम CO2 का उत्सर्जन है। among चाइना, the US, India and Russia emits in the list, मतलब CO2 in total फोर्थ रैंकिंग में रसिया का है। चीन, अमेरिका, भारत और रूस में कुल CO2 उत्सर्जन के मामले में रूस सबसे कम उत्सर्जन करता है। रूस क्या है? सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा है, चौथा स्थान रूस का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है? Which of the following best describe the global CO2 emission trend, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन वैश्विक CO2 उत्सर्जन प्रवृत्ति को सबसे ठीक वर्णन करता है। ये बताइए कि कौन सा वैश्विक CO2 को सबसे ठीक वर्णन करता है, इसका बताइए। तो यहाँ जो होगा चाइना, यूएसए,
इंडिया रिमेन द टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ CO2। चीन, USA और भारत जो है सब शीर्ष योगदानकर्ता बने हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में। यानी कि करंट ग्लोबल एमिशंस अभी के डाटा के अकॉर्डिंग भी ले तो shows that China, United States and India are consistently the top 3 countries emitting the most CO2 into the atmosphere। वर्तमान वैश्विक उत्सर्जन आंकड़े दर्शाते हैं कि चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सबसे अधिक CO2 उत्सर्जित करने वाले शीर्ष 3 देश अभी हैं। नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। ए पॉलिटिकल नोवेल रिवील्स, यानी कि एक राजनीतिक उपन्यास से निम्नलिखित में से किसका पता चलता है। राजनीतिक उपन्यास से किसका पता चलता है, ठीक है। तो रियलिटी ऑफ थिंग्स, चीजों की वास्तविकता, इससे ये नहीं चलेगा। पर्टिकुलर आइडियोलॉजी एंड रीडर्स, ये थोड़ी पता चलेगा किसी मतलब की पॉलिटिकल नॉवेल से नहीं चलेगा। द स्पिरिचुअल लिटरेचर नहीं चलेगा। राइटिंग परसेप्शन, लेखक का बोध जो होता है ये पता चलता है। यानी कि ए पॉलिटिकल नॉवेल मेनली रिफ्लेक्ट द राइटर्स व्यू पॉइंट, ये राइटर्स का व्यू पॉइंट को दिखाता है। जैसे आइडियोलॉजी हुआ, understanding of political and social conditions through the characters and events. The author expresses his or her perceptions of power, injustice, revolution and social change। मतलब कि राजनीतिक उपन्यास मुख्यतः लेखक के दृष्टिकोण, विचारधारा और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों की जो है समझ को प्रकट करता है। पात्रों और घटनाओं के माध्यम से, जो पात्र और घटना होता है उसके माध्यम से लेखक सत्ता, अन्याय, क्रांति और सामाजिक परिवर्तन के प्रति अपना बोध व्यक्त करता है लेख के माध्यम से। नेक्स्ट आते हैं, लिटरेचर इज कंसीडर ए मिरर ऑफ सोसाइटी बिकॉज इट, यानी कि साहित्य जो है, साहित्य समाज का दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि साहित्य क्या है, समाज का दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रिकॉर्ड सोशल रियलिटीज एंड वैल्यूज जो है साहित्य में रिकॉर्ड रहता है, यानी कि सामाजिक वास्तविकताओं और मूल्यों को अभिलेखित करता है। यही क्या होता है? लिटरेचर होता है, यही साहित्य होता है, ठीक। यानी कि लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स सोशल लाइफ, कल्चर, बिलीफ्स, conflicts and values of particular time, hence it is called the mirror of society। यानी कि साहित्य किसी विशेष काल के सामाजिक जीवन, संस्कृति, विश्वास, संघर्ष जो होता है और मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, इसलिए इसे समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य को इसलिए कहा जाता है समाज का दर्पण कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेन पर्पस ऑफ ए सोशल नोवेल इज टू, यानी कि सामाजिक उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक इतिहास का जो है सामाजिक उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये बताइए। तो ग्लोरीफाई ओनली, यानी केवल कल्पना का महिमामंडन करना नहीं होता है। प्रेजेंट सोशल प्रॉब्लम्स एंड अवेयरनेस, यानी कि सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत कर जागरूकता फैलाना जो होता है, यही सोशल नोवेल का मेन उद्देश्य होता है, मुख्य काम होता है, ठीक। यानी कि ये सोशल नोवेल हाईलाइट्स इश्यूज लाइक पॉवर्टी, जो भी समस्या है पॉवर्टी है उसको हाईलाइट करना, बताना। इनइक्वालिटी, कास्ट हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस, एमिंग टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस एंड रिफॉर्म, ठीक है। यानी कि सामाजिक उपन्यास गरीबी जो हुआ उसके बारे में बताना क्या कहलाता है? यही जो होता है सोशल नोवेल का पर्पस होता है, ठीक ना। और समानता, जाति, लैंगिक भेदभाव और अन्याय जैसी समस्याओं को उजागर करता है और समाज में जागरूकता तथा सुधार का उद्देश्य रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ ठीक है। द द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिसर्टेशंस आर, यानी कि शोध निबंध जो होता है, शोध निबंध डिसर्टेशंस के अनिवार्य तत्व हैं। क्या अनिवार्य तत्व हैं उसको पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शंस होता है, ठीक है। फिर लिटरेचर रिव्यू होता है, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, क्या क्या काम करेंगे कैसे करेंगे वो बताना होता है। फिर रिजल्ट लिखेंगे, एक जो स्टार्टिंग होता है, फिर डिस्कशन है, लास्ट में कंक्लूजन है, ठीक है। यही तरीका होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आवे तो आप इसको फॉलो करेंगे। प्रस्तावना सबसे पहले होता है जो हिंदी मीडियम से है, साहित्य समीक्षा होता है, शोध प्रणाली, परिणाम, चर्चा एवं निष्कर्ष होता है, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए क्यों होता है इसको देखते हैं। ए स्टैंडर्ड डिसर्टेशंस एक स्ट्रक्चर है जो स्टैंडर्ड्स है, और ये इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। इंक्लूड्स द इंट्रोडक्शंस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जी, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा, फिर रिजल्ट्स आएगा, डिस्कशन एंड लास्ट में कंक्लूजन देते हैं। और आपका उसके बाद सबसे एंड में रेफरेंस भी होता है, ठीक है। तो इसका पार्ट नहीं है, लास्ट में रेफरेंसेस करते हैं। दीज पार्ट्स प्रेजेंट द बैकग्राउंड्स, ठीक ना, एग्जिस्टिंग स्टडीज, मेथड्स, फाइंडिंग्स एंड इंटरप्रिटेशंस इन सिस्टमेटिक मैनर, यानी कि एक मानक शोध निबंध में प्रस्तावना, साहित्य समीक्षा जो है सो होता है, शोध प्रणाली, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष जो है शामिल होते हैं। ये एक स्टेप होता है। अगर एग्जाम में स्टेप आता है तब इस स्टेप को फॉलो करेंगे कि कौन सा स्टेप है, ठीक है। ये भाग जो है शोध की पृष्ठभूमि, पूर्व अध्ययनों, प्रयुक्त विधियों, प्राप्त निष्कर्षों तथा उसकी उनकी व्याख्या को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, द पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड रिसर्च इज टू, यानी कि शोध में साहित्य समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जब शोध करते हैं तो साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है, क्यों शोध करा जाता है, क्या कलेक्ट डाटा, सिर्फ डाटा कलेक्शन करना, ये थोड़ी होता है साहित्य का उद्देश्य, पर रिसर्च का उद्देश्य ये नहीं होता है। आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, मैंने रिसर्च गैप को ढूंढना कि बचा हुआ क्या है, छूटा हुआ क्या है, इस चीज को देखना। एंड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, यानी कि शोध अंतराल तथा सैद्धांतिक पृष्ठभूमि की पहचान करना, ये क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो है पर्पस होता है, यही आपका होता है, ठीक। तो क्या इसका होगा, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प द रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज ऑलरेडी बीन स्टडी, टू लोकेट गैप्स, जो गैप है उस चीज को देखना, एंड टू बिल्ड ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंट स्टडी, यानी कि साहित्य समीक्षा से यह ज्ञात होता है कि पूर्व में क्या कार्य हुआ, ठीक है, पहले क्या काम हुआ है, ये पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है। कहाँ शोध अंतराल है, मतलब कि कहाँ क्या छूटा हुआ है पता चल जाता है, तथा वर्तमान अध्ययन के लिए सैद्धांतिक आधार क्या है, इस चीज को भी इसमें देखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन ए डिसर्टेशंस मेनली डील्स विथ, शोध निबंध में शोध प्रणाली मुख्यतः संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है इस चीज को पूछना है। तो सैंपलिंग, टूल्स एंड प्रोसीजर्स जो होता है इसमें सम्मिलित होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। नमूना चयन, उपकरण और अनुसंधान प्रक्रिया जो होता है इसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन हाउ द स्टडी इज कंडक्टेड, इंक्लूडिंग रिसर्च डिजाइन, सैंपलिंग, सैंपलिंग हो गया, रिसर्च डिजाइन हो गया, सैंपलिंग हो गया, टूल्स हो गया, ये सब किस में जरूरत पड़ता है, मेथोडोलॉजी में जरूरत पड़ता है। टेक्निक्स हो गया, प्रोसीजर्स हो गया, ऑफ डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस की जरूरत उसमें पड़ती है। यानी कि शोध प्रणाली यह स्पष्ट करती है कि अध्ययन किस प्रकार किया गया है, जिसमें शोध अभिकल्प, नमूना, उपकरण, आंकड़ा संग्रहण एवं विश्लेषण की विधियां जो है सो इसमें सम्मिलित होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं,
द डिस्कशन जो क्या है, द डिस्कशन सेक्शन ऑफ ए डिसर्टेशन इज मींट फॉर, यानी कि शोध निबंध में चर्चा भाग का उद्देश्य होता है। चर्चा भाग का उद्देश्य क्या है शोध में, तो इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरी, उद्देश्यों एवं सिद्धांत के आलोक में परिणामों की व्याख्या करना, यही जो होता है डिस्कशन का पार्ट होता है। ठीक है, क्यों होता है देख लेते हैं। इन द डिस्कशन सेक्शंस रिजल्ट्स आर इंटरप्रेटेड, रिजल्ट्स को उसमें इंटरप्रेट बताया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, रिजल्ट्स को उसमें, उसके बाद आर लिंक्ड विथ रिसर्च ऑब्जेक्टिव से ये लिंक होता है। हाइपोथेसिस एंड एग्जिस्टिंग थ्योरीज भी जो है इसमें सम्मिलित करा जाता है, यानी कि चर्चा भाग में प्राप्त परिणामों की व्याख्या की जाती है। जो भी आपका रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसको उसमें व्याख्या की जाती है और उन्हें शोध उद्देश्यों, परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। द कंक्लूजन्स ऑफ ए डिसर्टेशन प्राइमरी प्रोवाइड्स, शोध निबंध का निष्कर्ष मुख्यतः प्रदान करता है। जो शोध निबंध का निष्कर्ष है ये क्या प्रदान करेगा, तो समरी ऑफ फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीकेशंस, मतलब कि मुख्य निष्कर्षों का सार एवं उनके नियतार्थ जो है ये कंक्लूजन हमको प्रोवाइड करता है। यानी कि द कंक्लूजन समराइजेस द मेजर फाइंडिंग्स, जो स्टडी आपने करा, जो उसको दिखाना है आपको मेजर फाइंडिंग, तो वो कंक्लूजन में दिखाया जाता है। एंड देयर सिग्निफिकेंस एंड पॉसिबल implications फॉर थ्योरी, प्रैक्टिस एंड फ्यूचर रिसर्च भी उसमें जो है डिजाइन करा जाता है। यानी कि निष्कर्ष भाग में जो है अध्ययन के प्रमुख परिणाम, जो परिणाम आया है, जो आपने रिसर्च करा है, उसको उसमें किया जाता है। उनके महत्व तथा सिद्धांत, व्यवहार और भावी अनुसंधान पढ़ने वाले प्रभावों का सार प्रस्तुत इसमें किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ए डिसर्टेशंस रिकमेंडेशंस आर वेली बेस्ड ऑन, यानी कि शोध निबंध में अनुशंसाएं मुख्यतः आधारित होती है। तो जो शोध निबंध है उसमें अनुशंसाएं मुख्यतः आधारित किस पे होती है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ये क्वेश्चन रहा। ठीक, और इसका जो है शोध किस पर आधार होता है, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स ऑफ द स्टडी, अध्ययन के निष्कर्षों के परिणाम पे होता है। क्या होता है, शोध निबंध में अनुशंसा किस में लिखा होता है, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन ऑफ द स्टडी पे जो है लिखा होता है। ठीक है, यानी कि रिकमेंडेशन recommendations are logical suggestions derived from the findings and conclusions of the research, यानी कि they indicate practical applications को indicate करता है and future course of actions, अनुशंसाएं शोध के परिणामों और निष्कर्षों के तर्क संगत रूप से निकाली जाती है। ये व्यवहारिक उपयोग तथा भविष्य की कार्य योजना को दर्शाती है। जो भविष्य में कार्य योजना होगा उसको भी इसमें दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करा जाए। क्या है, द बिब्लियोग्राफी इन डिसर्टेशन इंडिकेट, यानी कि शोध निबंध में ग्रंथ सूची क्या दर्शाती, जो शोध निबंध है इसमें ग्रंथ सूची क्या दर्शाएगी, तो लिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस कंसल्टेड, अध्ययन में प्रयुक्त सभी संदर्भ स्रोतों की सूची जो होता है इसको हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, जिसमें आप दर्शाते हैं उसमें दिखाया जाता है जो भी है सोर्सेस, उसको आप बिब्लियोग्राफी में शो करते हैं। लिस्ट ऑफ सोर्सेस कंसल्टेड जो भी है कहाँ रहता है, बिब्लियोग्राफी में रहता है। ठीक, यानी कि क्या होता है, बिब्लियोग्राफी जो होता है प्रोवाइड्स ए सिस्टमेटिक लिस्ट ऑफ बुक्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स एंड अदर सोर्सेस कंसल्टेड बाय द रिसर्चर्स, इसमें सारा चीज रहता है। इंश्योरिंग द एकेडमिक ऑथेंटिसिटी एंड रिलेबिलिटी भी मतलब कि इसमें इंक्लूड है। यानी कि ग्रंथ सूची में शोधकर्ता जो है द्वारा प्रयुक्त पुस्तकों, जर्नलों, रिपोर्टों एवं अन्य संदर्भ स्रोतों की क्रमबद्ध सूची होती है जो शोध की
प्रामाणिकता, जो प्रामाणिकता होता है शोध की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को दर्शाती है। जो विश्वसनीयता होता है उसको जो है दर्शाती है। क्या दर्शाती है? तो आपको ये बिब्लियोग्राफी जो होता है वो दर्शाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या है? क्लासरूम टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द टीचर, यानी कि जो कक्षा शिक्षण सबसे प्रभावी तब होता है जब क्लास में टीचर क्लास ले रहे होते हैं तो प्रभावी किस कंडीशन में जो है टीचिंग सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, ये बात पूछा जाता है। देखिए जब स्टूडेंट को इंगेज करके रखा जाता है तो पढ़ाई ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, यानी कि इनकरेज द इंटरेक्शंस एंड पार्टिसिपेशंस, यानी कि परस्पर संवाद एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करे। परस्पर संवाद करना, बातें करना, तभी जो है क्लासरूम टीचिंग क्या होता है? इफेक्टिव होता है। और एक्टिविटी करवा करके पढ़ाना, सिर्फ लेक्चर देने से क्लासरूम इफेक्टिव नहीं हो सकता है। इसमें स्टूडेंट क्या होता है? पैसिव रहता है। इग्नोर फीडबैक, भाई आप फीडबैक को इग्नोर कर देंगे तो टीचिंग तो इफेक्टिव किसी भी कंडीशंस में यहाँ पे नहीं होगा। फोकस ओनली सिलेबस, सिर्फ सिलेबस को फटाफट कंप्लीट कर दें तो अच्छा टीचिंग होगा, ये नहीं होता है। ठीक, यानी कि परस्पर संवाद और सहभागिता को प्रोत्साहित करा जाता है, वही क्लासरूम टीचिंग जो है वेस्ट होता है। ठीक, देखिए इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग इज लर्नर सेंटर्ड होता है। चलिए अच्छा टीचिंग क्या होता है? वो लर्नर सेंटर्ड होता है। इसमें इंटरेक्शंस हो जाता है, क्वेश्चन पूछने की आजादी होती है, डिस्कशन करा जाता है, पार्टिसिपेशन हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन को दिखता है। यानी कि प्रभावी कक्षा जो होता है शिक्षण विद्यार्थी केंद्रित होता है। संवाद, प्रश्नोत्तर, चर्चा और सहभागिता से समझ तथा स्मरण शक्ति दोनों में जो है वृद्धि होती है। नेक्स्ट आते हैं, टीचिंग बिहेवियर रेफर्स टू, शिक्षण व्यवहार से तात्पर्य है। शिक्षण व्यवहार से क्या तात्पर्य है? इस चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो टीचर पर्सनल लाइफ, शिक्षक का निजी जीवन से कोई मतलब नहीं है। टीचिंग बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल एक्शंस ऑफ टीचर इन द क्लासरूम, बिल्कुल सही है। टीचर का ऑब्जर्वेबल एक्शंस क्या है क्लासरूम में? यह टीचर का व्यवहार पर डिपेंड करता है। इनकी कक्षा में शिक्षक की प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली क्रियाएं, उनका क्या क्रियाएं, क्या हाव भाव है, ये जो होता है टीचिंग बिहेवियर होता है। ठीक, यानी कि टीचिंग बिहेवियर्स इंक्लूड्स द वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्शन, दोनों होता है। टीचर का जो बोलने का तरीका है वो क्या है, और नॉन वर्बल मतलब कि चेहरे का हाव भाव क्या है, डायरेक्शन किस तरह से दे रहे हैं, इस चीज को भी देखा जाता है। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरह से वो कर रहे हैं, क्वेश्चन का स्टाइल क्या है, फीडबैक, हाँ मेन होता है फीडबैक। अगर अच्छा टीचिंग हो रहा है तो फीडबैक मिलना चाहिए। एंड इंटरेक्शन पैटर्न्स को भी शो करता है, यानी कि शिक्षण व्यवहार में शिक्षक की मौखिक और मौखिक क्रियाएं दोनों सम्मिलित होता है। ठीक है, कक्षा प्रबंधन, प्रश्न पूछने की शैली, प्रतिपुष्टि जो फीडबैक होता है, तथा अंतः क्रिया भी यहाँ जो है सो सम्मिलित होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है? एन एडल्ट लर्नर इज बेस्ट करेक्टराइज्ड बाय, जो एडल्ट लर्नर है उसका करेक्टर क्या होगा? सबसे अच्छा। प्रौढ़ शिक्षार्थी की प्रमुख विशेषता होती है। प्रौढ़ शिक्षार्थी की प्रमुख विशेषता क्या है वो बताना है। तो कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन टीचर, जी नहीं, पूरा टीचर पर डिपेंडेंट नहीं होता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, ये इसके लिए एडल्ट लर्नर की जरूरत नहीं है। फियर ऑफ लर्निंग, सीखने का भय भी वहां नहीं होता है। क्या बेस्ट करेक्टर हो सकता है इसका? तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड रिच एक्सपीरियंस। देखिए खुद से करना है, खुद से जो करता है क्या होता है वो एडल्ट लर्नर होता है। एक एम भी होता है कि हमको ये चीज करना है, और एक्सपीरियंस हो जाता है पढ़ते पढ़ते। जब आप 1 क्लास से पढ़ रहे हैं, पढ़ते 10th आए, 12th आए, पीजी किए, पीएचडी करेंगे तो क्या होता है, जो पढ़ाई से एक्सपीरियंस गेन हुआ, तो आपके पास एक्सपीरियंस गेन हो जाता है तो कोई पढ़ाई क्या होता है ईजी हो जाता है, कोई ऐसा टफ नहीं लगता है। अगर जो बच्चा जैसे
8, 9, 10th का जो स्टूडेंट्स होता है क्या होता है, रट्टाफिकेशन करने वाला होता है। लेकिन इस एज में एडल्ट लर्नर्स होते हैं और रटते कम हैं, बात को समझते ज्यादा है, क्यों, कैसे, क्यों हुआ, इस चीज पे फोकस ज्यादा करते हैं। ठीक, यानी कि अकॉर्डिंग टू एंडोगोगी के अनुसार भी हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू एंडोगोगी एडल्ट लर्नर्स आर सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो खुद से उस चीज को करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस आ चुका होता है, गोल ओरिएंटेड होते हैं, कुछ ना कुछ करना होता है, एंड ब्रिंग प्रायर एक्सपीरियंस से सीखते हैं विच इन्फ्लुएंस देयर लर्निंग। यानी कि एंडोगोगी के अनुसार प्रौढ़ शिक्षार्थी में स्व निर्देशित लक्ष्य उन्मुख होते हैं और अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर सीखते हैं कि उनका पूर्व अनुभव क्या रहा है, इसके आधार पे जो है सो वो सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर क्वेश्चंस। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग आईसीटी इन टीचिंग इज टू, यानी कि शिक्षण में आईसीटी के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताइए कि टीचिंग जो है पहले क्या था, पहले बोर्ड पढ़ाई होता था, अब क्या है, सिस्टम चेंज है, आईसीटी के वजह से डिजिटल बोर्ड पढ़ाई होता है। ठीक है, आईसीटी आया तभी ना हुआ, आईसीटी नहीं आता तो थोड़ी होता डिजिटल बोर्ड पढ़ाई होना। मतलब आप यूट्यूब पे अगर पढ़ रहे होते हैं तो आईसीटी का ही कमाल है। मान लीजिए आज से 50 साल पहले व्यवस्था था, 100 साल पहले व्यवस्था था, नहीं था, वही ऑफलाइन क्लासेस मतलब कोचिंग जाना होता था तब पढ़ पा रहे थे। लेकिन आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोचिंग जो है सब यूट्यूब पे अवेलेबल हो गया है। तो ये क्या होता है, ये जो है आईसीटी के व्यवस्था से ही संभव हुआ। यानी कि इससे क्या हुआ, इनहांसिंग टीचिंग इनहांस हुआ और लर्निंग इफेक्टिवनेस हुआ। शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता जो है बढ़ाना होता है, यही जो है आईसीटी के टीचिंग का यूज आईसीटी में हुआ। यानी कि आईसीटी प्रोवाइड्स मल्टीमीडिया, आईसीटी की वजह से मल्टीमीडिया प्रोवाइड करा गया, टीचिंग का इंटरेक्टिविटी बढ़ा, फ्लेक्सिबिलिटी आया एंड एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्स, मतलब कहीं भी रह करके आप पढ़ सकते हैं। यही ग्लोबल रिसोर्स का डेवलपमेंट होना क्या है, आईसीटी के वजह से हुआ ना। मेकिंग लर्निंग मोर एंगेजिंग एंड इफेक्टिव, इससे लर्निंग क्या हुआ, एंगेज वाला भी हो गया और ज्यादा इफेक्टिव भी हो गया। यानी कि आईसीटी बहु माध्यम अंतःक्रियात्मकता लचीलापन भी लाया, वैश्विक संसाधनों तक पहुंच प्रदान कर शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। यही जो है इसमें आईसीटी का बहुत ज्यादा योगदान है टीचिंग में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस क्या है, टीचिंग इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली एम्स टू, यानी कि शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बताइए कि शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। पनिश टीचर, शिक्षकों को दंडित करना, जी नहीं, टीचिंग एवोल्यूशन में थोड़ी मैटर होगा। रैंक स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं होगा। इंक्रीज पेपर वर्क, खूब पढ़ा दो टीचर का काम, ये नहीं होता है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बिल्कुल सही है। टीचिंग का मतलब क्या होता है, आप जो क्वालिटी एजुकेशन का दे रहे हैं, आपके पास अगर क्वालिटी टीचर के पास है तभी बच्चे को डिलीवर कर पाएगा, तो वो उस चीज को इम्प्रूवमेंट करना, और यह इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, फीडबैक से होता है। अगर आप क्लासरूम गए, क्लास लिए, अगर बच्चे आप सेटिस्फाइड नहीं है स्टूडेंट, तो आप टीचिंग मेथड को चेंज करें और दूसरा तरीका से पढ़ाएं, जिस तरीका से स्टूडेंट को समझ में आएगा। ये नहीं ना कि आपका अपना तरीका होना चाहिए कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे समझ में आए, ये टीचिंग का तरीका नहीं है। ठीक है, यानी कि टीचर अपने टीचिंग स्टाइल में चेंजेस करे। ठीक है, वो अपना टीचिंग स्टाइल में चेंजेस करे, ना कि स्टूडेंट को बोले चेंज करने के लिए। यही होता है टीचिंग का इवोल्यूशन, कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं और अंडरस्टैंड आपका स्टूडेंट कर रहा है कि वो चीज नहीं कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हमने इस पर इतना आपको क्लैरिफिकेशन दिया, जो कि एक्सप्लेनेशन में कम लिखा हुआ है, जो आप लोग को हमने बताया। चलिए क्या है इसमें ये भी देख लेते हैं। टीचिंग इवैल्यूएशंस प्रोवाइड द फीडबैक मैटर तो करता ही है अबाउट इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस, हेल्पिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेथड्स। आप उस चीज को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके बारे में सोचें। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी एंड लर्नर्स आउटकम, आप जो कंटेंट लर्नर्स को दे रहे हैं, क्या लर्नर्स आपके बात को समझ रहा है, यदि नहीं समझ रहा है तो अपना टीचिंग मेथड्स को चेंज करें, डिपेंड ऑन द फीडबैक के आधार पे। ठीक, यानी कि शिक्षण मूल्यांकन से
हाँ, शिक्षण मूल्यांकन से शिक्षण की प्रभावशीलता की प्रतिपुष्टि मिलती है, जिससे शिक्षण विधियों, विषय वस्तु प्रस्तुति तथा अधिगम परिणाम में सुधार होता है। चलिए क्वेश्चन 31 क्या है? सेमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशंस रेफर्स टू, यानी कि संप्रेषण में अर्थगत सेमेंटिक बाधा से तात्पर्य है। सेमेंटिक बैरियर क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इस चीज को यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। सेमेंटिक बैरियर्स का बाधा क्या होता है? तो क्या होता है? फिजिकल नॉइज जी नहीं, इमोशनल डिस्टरबेंस ये भी नहीं होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होता, यानी कि मिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल, शब्दों एवं प्रतीक के अर्थ की गलत व्याख्या समझ जाना, ये क्या होता है? सेमांटिक बैरियर होता है। ठीक, यानी कि सेमांटिक बैरियर अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस इन अंडरस्टैंडिंग, बातों को गलत समझ लेना, जो वही वर्ड्स होता है, सिंबल्स होता है, वो सेमांटिक बैरियर होता है। मीनिंग ऑफ वर्ड्स हुआ, टेक्निकल जार्गन, जो वर्ड समझ में नहीं आता है अगला का, वह आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो सेमेंटिक बैरियर होता है। और एम्बिगुअस एक्सप्रेशंस, यानी कि अर्थगत बाधा, जो अर्थगत बाधा होता है, शब्दों के भिन्न अर्थ समझने और तकनीकी शब्दावली या अस्पष्ट अभिव्यक्तियों के कारण उत्पन्न होती है, ये क्या होता है? टेक्निकल सेमेंटिक बैरियर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशंस इज मेनली कॉज्ड बाय, यानी कि संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक बाधा मुख्यतः उत्पन्न होती है। जो मनोवैज्ञानिक बाधा होती है, क्या होता है? तो देखिए, जो इमोशनल स्टेट होता है, प्री जस्टिस एटीट्यूड, ये क्या होता है? साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। यानी कि भावनात्मक स्थिति, पूर्वाग्रह एवं दृष्टिकोण जो होता है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर को दिखाता है कि आदि पढ़ने बैठना है तो पढ़ाई में मतलब ध्यान और कहीं चल जाता है, क्या होता है? ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर को शो करता है। यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड इमोशंस, इसमें इंक्लूड होता है, फियर होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, एंड प्री कंसीव्ड नोटेशन जो होता है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। यानी कि हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, मनोवैज्ञानिक बाधाओं में भावनाएं, भय, आत्म अविश्वास, पूर्व धारणाएं सम्मिलित होती हैं, जो प्रभावी शिक्षण में बाधक बनती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, औपचारिक संप्रेषण की विशेषता बताइए कि औपचारिक संप्रेषण की विशेषता क्या है? तो फॉलोइंग ऑफिशियल हायरार्की एंड रूल्स, यानी कि जब ऑफिस में क्या होता है कि आप फॉर्मल ही बात करते हैं, जैसे बैंक जाते हैं तो बैंक में क्या होता है? फॉर्मल बात होता है। हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास क्या होता है? फॉर्मल बात होता है। तो ऑफिशियल हायरार्की यानी कि आधिकारिक पदानुक्रम जो भी होता है, यहाँ पे फॉर्मल बातचीत किया जाता है। ठीक है, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशंस अलाउ फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि जो भी बात होता है सिस्टमेटिक होता है और कम टाइम में बात करके जो प्रॉब्लम है उसको बताया जाता है। ठीक है, चैनल्स एंड हायरार्की इंश्योरिंग द क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसको इंश्योर करा जाता है। औपचारिक संप्रेषण संगठन के निर्धारित मार्गों और पदानुक्रम का पालन करता है, जिससे स्पष्टता, उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। कि उत्तरदायित्व क्या है? ये जो है फॉर्मल कम्युनिकेशंस में सुनिश्चित होता है। ठीक, उसका उलट इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस इज आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसे? अनौपचारिक संप्रेषण को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशंस, जिससे आप घर में बात करते हैं तो बात करने का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ठीक है, फ्रेंड से बात करते हैं तो वहाँ भी बात करने का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। इस बात को हम क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन संप्रेषण भी कहते हैं, जो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है। इसमें बात का कोई अंत जल्दी नहीं होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस फॉलोज द फ्रीली विदाउट फॉलोइंग ऑफिशियल चैनल एंड इज कमांड, इसमें कोई सिस्टमेटिक बात कहीं से कहीं बात निकलते जाता है और होते जाता है, इसी को बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक ना, यानी कि टर्म एज द ग्रेप वाइन भी, उसे वाइन भी बोलते हैं। यानी कि अनौपचारिक संप्रेषण औपचारिक मार्गों का पालन किए स्वतंत्र रूप से प्रभावित होता है, जिससे सामान्यतः ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। ठीक,
नेक्स्ट आते हैं, which of the following is an advantage of informal communications? अनौपचारिक संप्रेषण का कौन सा लाभ है? यानी कि जब अनौपचारिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो इसका लाभ क्या है, यहाँ पे लाभ पूछा जा रहा है। तो क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है, यानी कि सूचना का त्वरित प्रसारण जो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज फास्ट, बहुत फास्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हेल्प्स इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस को हेल्प करता है, दो द इट मे समटाइम्स लीड टू र्यूमर्स, अफवाह भी ज्यादा फैलता है इसमें। यानी कि अनौपचारिक संप्रेषण तीव्र और लचीला होता है तथा पारस्परिक संबंधों को मजबूत करता है, यद्यपि कभी कभी इससे अफवाहें भी फैल सकती है और अफवाह भी फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए एजुकेशन कमीशन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ जो भी कमीशन इंपॉर्टेंट लगा हमने आपको एजुकेशन कमीशन दिया, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी एजुकेशन कमीशन पूछा हुआ है, ठीक है। और जो भी एनईपी 2020 एजुकेशन पॉलिसी देखना चाह रहे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, एजुकेशन पॉलिसी 2020 किया हुआ है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। यानी कि राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन कब आया था, 48-49 में आया था, ठीक है। सबसे पहले कमीशन की बात करेंगे आजादी के बाद, जब आजाद हुए हम लोग तो राधा कृष्णन कमीशन ही आया जो 48-49 में आया। वो आज मेनली रिलेटेड टू किससे रिलेटेड रहा, यानी कि राधा कृष्णन शिक्षा आयोग 1948-49 में मुख्यतः संबंधित था। ये किससे संबंधित था, ये आपको पूछा जा रहा, राधा कृष्णन कमीशन। तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, जी ये जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन, जो 48-49 में आया आजादी होने के बाद। यानी कि द राधा कृष्णन कमीशन वाज अपॉइंटेड टू स्टडी, ठीक है, इम्प्रूव हायर एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करना मेन यही था उस समय। इन इंडिया फोकस ऑन यूनिवर्सिटीज करिकुलम एंड टीचर्स एंड स्टैंडर्ड को जो है मेंटेन करना। यानी कि राधा कृष्णन आयोग का गठन भारत में उस शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाना, विशेषकर विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता तय करना, पाठ्यक्रम शिक्षकों और शैक्षिक मानकों में सुधार हेतु किया गया था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, द मुदलियार सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एम्फेसाइज्ड, मुदलियार माध्यमिक शिक्षा आयोग ने मुख्य रूप से बल दिया, किस पर बल दिए थे मुदलियार सर, तो जो मतलब कि व्यवसायीकरण शिक्षा है, वोकलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वोकल एजुकेशन पे जो है ये बल दिए थे मुदलियार सर, ठीक है। यानी कि मुदलियार सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन व्यवसायिक शिक्षा पे जोर दिए थे, ठीक। यानी कि द मुदलियार कमीशन 1952-53 में इन हुआ इंडिया में, ठीक है। अगर मुदलियार की बात किया जाएगा कि कमीशन कब आया, तो 1952-53 में मुदलियार कमीशन आया। एम टू रिफॉर्म सेकेंडरी एजुकेशन को रिफॉर्म करा गया एंड रिकमेंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज विथ मतलब वोकेशनल कोर्स जो है और टेक्निकल सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया गया। मुदलियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु पाठ्यक्रमों में विविधता, व्यावसायिक विषयों को शामिल करने पर बल दिए थे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, द कोठारी कमीशन इज ऑल्सो नोन एज, कोठारी आयोग को किस नाम से जाना जाता है, जो कोठारी आयोग है ये कब आया था बताइए आप लोग, और कोठारी कमीशन को किस आयोग के नाम से जाना जाता है, तो एजुकेशन कमीशन, कोठारी आयोग को जो है एजुकेशन कमीशन 1964-66 के नाम से जाना जाता है, शिक्षा आयोग 1964-66, ठीक है। द कोठारी कमीशन वाज ए कम्प्रहेंसिव कमीशन कहा जाता है ऑल इन ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड लेड द फाउंडेशंस फॉर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। यानी कि कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों का अध्ययन किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आधारशिला रखी। तो कोठारी कमीशन जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आधारशिला रखी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ, यानी कि वर्धा किसके दर्शन पर आधारित थी, तो महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के दर्शन पर जो है वर्धा एजुकेशन आधारित था। वर्धा स्कीम 1937 में बेस्ड ऑन द गांधी जी बेसिक एजुकेशन, जिसे न्यायिक तालीम कहा गया, एम्फिसाइजिंग, ठीक है, लर्निंग थ्रू द प्रोडक्टिव वर्क, यानी कि गांधी जी का मानना था कि वर्धा योजना गांधी जी की नई तालीम पर आधारित थी, जिसमें श्रम और कार्य के माध्यम से, ठीक है, श्रम और कार्य के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया गया। ये वर्धा एजुकेशन कमीशन की बात थी, वर्धा का बात था। अब आते हैं सैडलर। सैडलर क्या है, कोलकाता एजुकेशन यूनिवर्सिटी का सैडलर कमीशन कहा जाता है। तो सैडलर कमीशन मेनली स्टडी, सैडलर का आयोग ने मुख्यतः अध्ययन किया। सैडलर आयोग क्या अध्ययन किया मुख्यतः, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कोलकाता विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था जो है सैडलर कमीशन ने ही देखा और इसका स्टडी करा, यानी कि द सैडलर कमीशन 1917-19 में आया था। ठीक है, इस चीज आप याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में आता है। एग्जामिन द प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम समस्या है जो भी देखा सैडलर आयोग ने देखा, एंड एम्फसाइज दैट स्कूल एजुकेशन को बढ़ाया फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि सैडलर आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन किया और यह स्पष्ट किया कि विद्यालय शिक्षा ही विश्वविद्यालय शिक्षा की नींव होती है, यानी कि जो विद्यालय शिक्षा है वही विश्वविद्यालय, जो स्टार्टिंग बच्चा पढ़ता है वही हायर एजुकेशन में काम आता है, यानी कि विद्यालय शिक्षा ही आगे का नींव निर्धारित करता है कि कैसा प्लान कैसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, Which of the following universities was established in 1857 in India, यानी कि कहा कि 1857 में इंडिया में कौन सा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 में भारत में स्थापित हुआ था, कौन सा यूनिवर्सिटी जो है 1857 में भारत में स्थापित हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ठीक है, नंबर बी पॉइंट है, सी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है 1857 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक, यानी कि 1857 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, उस समय रूल था, द ब्रिटिश मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया वे इस्टेब्लिश्ड एट, तीन यूनिवर्सिटी को 1857 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उस यूनिवर्सिटी में कलकत्ता रहा, बॉम्बे रहा और मद्रास रहा। ठीक है, तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप याद रखेंगे कि 1857 में तीन यूनिवर्सिटी बनाया गया था, पहला कलकत्ता था, दूसरा बॉम्बे था, तीसरा मद्रास था। ऑन द मॉडल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, कोलकाता यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ 3 पायनियर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो 1857 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किए गए। इनमें कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रमुख था, कलकत्ता जो था सबसे प्रमुख था, लेकिन 1857 में 3 वो विश्वविद्यालय बना, उसमें कलकत्ता, मुंबई और मद्रास था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the 3 universities established in 1857 were, 1857 में स्थापित 3 विश्वविद्यालय कौन कौन थे, तो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है, अभी जस्ट आपको बताया है एक्सप्लेनेशन में, ये तीनों विश्वविद्यालय जो है 1857 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, द यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे नाउ मुंबई बोला जाता है, मद्रास को भी चेन्नई बोला जाता है, वेयर established in 1857. These were the first 3 modern universities in India and played a vital role in development of higher education. यानी कि कलकत्ता, बम्बई जो अभी मुंबई है, मद्रास जो वर्तमान चेन्नई कहा जाता है, विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किए गए थे। भारत के पहले 3 आधुनिक विश्वविद्यालय थे जो उस शिक्षा के विकास में यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका रही और उस शिक्षा का विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं,
क्वेश्चन क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जब टीचर पढ़ाते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है टीचिंग का, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ी है टीचिंग का उद्देश्य, सिलेबस खत्म कर दिए टीचिंग हो गया, नहीं होता है। डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड डिजायरेबल बिहेवियर इन लर्नर्स, यानी कि विद्यार्थियों में समझ और वांछनीय व्यवहार का विकास करना, यही क्या होता है, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे में अंडरस्टैंडिंग की भावना डेवलप करा जाए, वही टीचिंग मेन टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। और बिहेवियर में चेंज होना, ये क्या होता है, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। द अल्टीमेट एम ऑफ टीचिंग इज नॉट जस्ट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, सिर्फ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये टीचिंग का एम नहीं होता है, बट टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस, ठीक है, डिजायरेबल चेंजेस इन नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ लर्नर्स, ये पूरे होलिस्टिक चेंजेस होता है, वही क्या है, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। शिक्षण का अंतिम उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार में जो है सकारात्मक और वांछनीय परिवर्तन लाना होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following is considered the most effective method of teaching? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है, ये बताइए। तो लेक्चर मेथड थोड़ी होता है सिर्फ टीचर लेक्चर देकर आगे निकल जाते हैं, ये प्रभावी तो होगा ही नहीं। श्रुति लेखन ये भी नहीं होता है, रूट लर्निंग मेथड ये भी नहीं होता है, एक्टिविटी एंड लर्नर सेंटर जी, अगर अब एक्टिविटी करके पढ़ाया जाए ना तो ये बहुत ही इफेक्टिव टीचिंग होता है। जो चीज का जरूरत हो उसी तरीका से बच्चे को अगर समझाया जाए स्टूडेंट्स को, तो उस चीज को पूरा क्लियरफाइड ढंग से समझा जाता है, यही क्या होता है, एक इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग होता है, ठीक ना। यानी कि इफेक्टिव टीचिंग इज लर्नर सेंटर्ड, और ये लर्नर सेंटर होता है। जहाँ इफेक्टिव टीचिंग देते हैं क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है एंड एक्टिविटी बेस्ड होता है, एक्टिविटी करके पढ़ाया जाता है, वेयर स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट, स्टूडेंट बहुत ही एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करेंगे, थिंक, डिस्कस एंड अप्लाई नॉलेज, यानी कि सोचेंगे, उस विषय पर बोलेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस नॉलेज को अप्लाई करेगा, यही क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाता है, ठीक है। प्रभावी शिक्षण हुआ है जो विद्यार्थी केंद्रित, क्रियात्मक हो, जिसमें छात्र सक्रिय रूप से भाग ले, ठीक है, सोचे और चर्चा करे और ज्ञान का प्रयोग करे, यही जो होता है इफेक्टिव टीचिंग होता है। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, डिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज बेस्ट मेंटेन बाय, यानी कि कक्षा में अनुशासन सबसे अच्छा बनाए रखा जा सकता है। किस कंडीशन में कक्षा में अनुशासन बनाए रखा जा सकता है, तो फियर एंड पनिशमेंट, डरा धमका करके कभी भी नहीं, क्लास में डरा धमका करके आप चाहेंगे क्लासरूम को शांति बना कर रखें, पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल को लगा के भी पॉसिबल नहीं है। डेमोक्रेटिक एटमोस्फेयर एंड टीचर पॉजिटिव बिहेवियर को ला करके आप क्लास को एक सुदृढ़ बना सकते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक वातावरण एवं शिक्षक के सकारात्मक व्यवहार से जो है एक डिसिप्लिन क्लासरूम जो है मेंटेन होता है, ठीक ना। यानी कि क्या है, देखते हैं, चलिए ठीक। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, जो कॉन्सेप्ट जो है नया कॉन्सेप्ट, एम्फसाइजेस सेल्फ डिसिप्लिन, डेवलप थ्रू द म्यूचुअल रेस्पेक्ट, इसको डेवलप करना होता है, कोऑपरेशंस एंड पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, जो स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि परस्पर बातचीत होना चाहिए, रेदर देन फियर और पनिशमेंट की तो बात होना ही नहीं चाहिए। अगर डराएंगे धमकाएंगे तो स्टूडेंट कभी भी नहीं पढ़ पाता है डराई धमकाई से, ठीक है। यानी कि अनुशासन के आधुनिक धारणा जो होता है आत्म अनुशासन पर बल देती है, आत्म अनुशासन पर बल देती है, जो पारस्परिक सम्मान, सहयोग तथा शिक्षक विद्यार्थी के सकारात्मक संबंधों से विकसित होता है। जब स्टूडेंट और टीचर में एक सकारात्मक संबंध होता है, बात विचार होता है, तो एक अच्छा जो है
टीचिंग यहाँ पे क्लासरूम विकसित होगा, यानी कि ना कि भय या दंड से जो है एक अच्छा क्लासरूम विकसित नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से एक क्लासरूम में डिसिप्लिन कैसे बनाया जाता है, इस चीज को क्वेश्चन था। और टीचिंग से क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसीलिए कि हमने हर एक पोर्शन को कवर किए हैं। जैसे एमएलए होता है, ठीक है, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएलए क्या होता है, एपीए जो होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता है। एमएलए का बताइए आप लोग क्या होता है फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। और ये रेफरेंस का स्टाइल होता है। ये क्या होता है, आपका रेफरेंस का स्टाइल होता है कि रेफरेंस इस स्टाइल में लिखा जाता है। ठीक ना, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लेंगे। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो पहले बताए थे, जैसा का तैसा एज इट इज होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। इसमें आप लोग को जहाँ भी कुछ कंफ्यूजन लगेगा कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा प्रॉपर आपको रिप्लाई दिया जाता है, जो भी इश्यूज है, जो भी आपको दिक्कत लगे। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, पेपर 1 का ये तैयारी है, 50 में आप प्रॉपर अगर सारे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आप इजिली एग्जाम में करेंगे और आपका रिजल्ट इस बार होना तय है। ठीक है, रिजल्ट भी होगा, जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उनका होना है। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाएगा, वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख ले, ताकि आपको एक आइडिया लग सके। जो मेरा मॉक टेस्ट है इसमें तो एक्सप्लेन आपको दे ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर देख लेंगे तो आपको बेटर रहेगा, क्योंकि हमने इस पे ऑलरेडी किया हुआ है सेशन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस लेक्चर, यहीं तक हम रखते हैं।